जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों, डिफेंस कमांडो चैनल में आपका स्वागत है। मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बिहार एसआई यानी कि बिहार दरोगा की जो न्यू वैकेंसी 2020 में आई है, जिसकी प्रारंभ तिथि आपको 16/8/2020 यानी कि रविवार से होने वाली है और उसकी अंतिम जो तिथि है वो 24/9/2020 होगी। ठीक है, जो अंतिम तिथि हो 24/9/2020 है, जो अंतिम गुरुवार को होगी। ठीक है, तो बिहार दरोगा की न्यू वैकेंसी आई है। जो टोटल पोस्ट है आपको टोटल जो पोस्ट है वो 2213 पोस्ट के लिए न्यू वैकेंसी आई है। तो आप जल्द ही जाकर इस आवेदन को करें। ठीक है, इसका जो आवेदन शुल्क है वो 700 रुपया है। ठीक है, जनरल और ओबीसी के लिए 700, ईबीसी के लिए भी 700 है और एससी एसटी के लिए आपको 400 रुपया है। ठीक है, तो आप इस प्रकार इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। मैं पूरी प्रक्रिया के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप चैनल को सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। ठीक है, तो चलिए मैं वीडियो स्टार्ट करता हूँ। आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे लिखा गया है कि पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर जो एसआई होते हैं बिहार पुलिस में, उनकी जो टोटल पोस्ट है वो 1998 है। इसका पे स्केल 35,400 से 1,12,400 रुपये है। और प्रारक्ष अवर निरीक्षक यानी कि सार्जेंट की जो पोस्ट होती है, जो पुलिस लाइन में आते हैं, ठीक है, परिचारी प्रवर बोल रहा जाता है उनको, उनकी पूरी जो पोस्ट है वो कितना है, उनका पे स्केल 35,400 से 1,12,400 रुपये। और इनकी टोटल जो पोस्ट है वो 215। ये भी एसआई ही होते हैं। ठीक है, सिर्फ इनका नाम जो होता है प्रारक्ष अवर निरीक्षक, ठीक है, उनका है, दोनों एसआई ही होते हैं, डबल स्टार। तो चलिए मैं आपको इनको आगे भी बताना चाहता हूँ आपको पूरी प्रक्रिया के बारे में। ठीक है, तो आप इसको कैसे फॉर्म भर सकते हैं, इसकी लिखित परीक्षा के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ। तो लिखित परीक्षा तो आपको पहले ही मालूम है, इसके लिए आपको पहले पीटी लिया जाएगा। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा जो 200 अंकों की होगी। टोटल प्रश्न आपको 100 नंबर होंगे और प्रत्येक प्रश्न आपको 2 नंबर के होंगे, यानी कि 200 के, यानी कि इसकी अवधि जो होगी परीक्षा की वो 2 घंटे होंगी। ठीक है, और इसका जो 20 एक सीट के लिए 20 कैंडिडेट सफल घोषित किए जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में। ठीक है, और जो मेंस परीक्षा में होंगे वो फिजिकल के लिए एक सीट पे 6 कैंडिडेट सफल किए जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं, पूरा मैंने आपको बताया हूँ। ठीक है, प्रारंभिक परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा सम्मिलित होने का अवसर प्रदान किया जाएगा। आपको 200 अंक का सामान्य हिंदी का भी एग्जाम होगा। ठीक है, सामान्य जो 2 घंटे का होगा, 100 प्रश्न होंगे उसमें भी, और 30 अंक प्राप्त होगा। इसका कोई आपको सिर्फ पास करना है 30 अंक ला करके। ठीक है, इससे कोई मेरिट लिस्ट नहीं बनती जो हिंदी का एग्जाम होता है। ठीक है, तो आप पहले से ही आपको मालूम होगा इसके बारे में। ठीक है, और द्वितीय पत्र जो आपको आएंगे मेंस में वो 200 नंबर का होगा, जिसमें कुल अंकों की संख्या 100 होगी और अवधि भी 2 घंटे होंगे। ठीक है, तो इसमें जो आपको क्वेश्चन पूछेगा, द्वितीय जो परीक्षा लिया जाएगा मेंस में, तो द्वितीय जो होगा वो में सामान्य अध्ययन का होगा और सामान्य विज्ञान, नागरिक शास्त्र, भारतीय इतिहास, भारतीय भूगोल, गणित एवं मानसिक योग्यता जांच से संबंधित होगी, यानी कि रीजनिंग वगैरह भी पूछे जाएंगे। तो चलिए इस प्रकार मैंने आपको जितने भी एग्जाम होंगे उनसे रिलेटेड मैं आपको बता दिया हूँ। दोनों चरणों की परीक्षा में प्रत्येक गलत उत्तर के लिए यानी कि 0.2 अंक काटा जाएगा, यानी कि 0.2 अंक उत्तर। तो इसको आप कितना होगा कि आपको जब भी आप दोनों चरण के प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 0.2 अंक काटा जाएगा। उत्तर पुस्तिका 2 प्रतियों में होगी, जिसकी एक प्रति आयोग के पास सुरक्षित रखी जाएगी। ठीक है, तो इस प्रकार आपको 0.2 अंक आपको काटा जाएगा, यानी कि 1/2, यानी कि आधा अंक आपको प्रत्येक गलत उत्तर के लिए काटा जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। मुख्य लिखित परीक्षा के आधार पर रिक्तियों के 6 गुना अभ्यर्थियों का चयन कोटिवार मेधा अनुसार शारीरिक दक्षता परीक्षा के लिए किया जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं कि मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको लिखित परीक्षा के आधार पर 6 गुना आपको अभ्यर्थियों का चयन किया जाएगा। ठीक है, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा में हिस्सा लेंगे। इस प्रकार आपको है, देखिए, मेधा सूची टाई होने पर दिशा निर्देश, एक खास बात आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण रखते हैं। आप अगर इनसे अनभिज्ञ है तो आप इसको देख सकते हैं कि मेधा सूची टाई होने पर दिशा निर्देश। इसका मतलब यह है कि अंतिम रूप से जो सफल अभ्यर्थी होंगे, तो मान लेते हैं कि इसको देखिए, जो जिनका जन्म तिथि समान हो, तो इस आधार पर मेरिट लिस्ट कैसे होगा, जिसका मार्क्स बराबर आ गया तो कैसे होगा। तो मैं इसको बता देता हूँ कि सफल अभ्यर्थियों की मेधा सूची मुख्य लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों के आधार पर आरक्षण कोटिवार तैयार की जाएगी। ठीक है, तो उसको मेन जो परीक्षा होगी उसको लिखित परीक्षा के आधार पर आरक्षण के अनुसार उसको मेधा सूची तैयार किया जाएगा। लिखित परीक्षा में 2 या 2 से अधिक अभ्यर्थियों के समान अंक प्राप्त करने की दशा में मेधा सूची में उनके स्थान का निर्धारण जो होगा उनकी जन्म तिथि के आधार पर किया जाएगा। ठीक है, जो उनके जन्म तिथि होंगे, जिसका जन्म तिथि ज़्यादा होगा
अभ्यर्थियों के उनका मेधा सूची ऊपर रहेगी, ठीक है, अगर समान अंक है तो, ठीक है। उम्र में वरीय अभ्यर्थियों मेधा क्रम में ऊपर रहेंगे, जिसका उम्र ज़्यादा होगा उसका पहले मार्क्स, जिसका मार्क्स दोनों का समान है, अगर उम्र ज़्यादा जिसका रहेगा उसका मेरिट लिस्ट आएगा, ठीक है। अब दूसरा देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि समान अंक, यानी कि समान अंक है प्राप्त करने में एवं समान जन्म तिथि वाले 2 या 2 से अभ्यर्थी की उसका जन्म तिथि भी समान है और जिस समान अंक भी प्राप्त किया है, तो 2 से अधिक अभ्यर्थियों के दशा में मेधा सूची उनके स्थान पर का निर्धारण उनकी शैक्षणिक योग्यता के आधार पर किया जाएगा, ठीक है। तो जिसकी शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा रहेगी और जन्म तिथि भी समान है और असमान अंक है, तो जिसका शैक्षणिक योग्यता ज़्यादा रहेगा उनको वरीयता दी जाएगी मेरिट लिस्ट में, ठीक है। तो आप उनकी जो भी आप जितना भी पढ़े लिखे हैं उनका डॉक्यूमेंट्स आप वहाँ पे जब फॉर्म डाल रहे हैं तो उसमें ज़रूर दें कि आप पीजी किए हैं, पीएचडी किए हैं या फिर आप बीए किए हैं, जितना भी मतलब बीए तो सब किए रहेंगे लेकिन आप पीजी या पीएचडी किए हैं तो उसका वह जो डॉक्यूमेंट्स ज़रूर अपने फॉर्म डालने के समय दें, ठीक है। इसके बावजूद भी यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान हो तो अभ्यर्थी की वरीयता उनके 10वीं बोर्ड के प्रमाण पत्र में यथालिखित नाम के अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के अनुसार निर्धारित की जाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि जिसका जन्म तिथि भी समान हो, मार्क्स भी समान हो और उसके बाद उनकी शैक्षणिक योग्यता भी समान हो, तो उनकी मैट्रिक की जो यानी कि जो उनके मार्कशीट में नाम होंगे, यानी कि जो एथी में क्या कहते हैं इसको, सर्टिफिकेट में जो नाम होंगे उनकी जो लेटर होंगी, जैसे आर से हो या ए से हो, तो इसके अनुसार उनको वरीयता दी जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको ध्यान रखें, ये मेधा सूची टाई होने का दिशा निर्देश, ठीक है। इसमें भी आपको बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। अभ्यर्थियों के शैक्षणिक योग्यता के बारे में आप उसको जो भी अपना डॉक्यूमेंट्स डालेंगे, उनका जो डेट ऑफ बर्थ होगा वो 1/8/2020 अथवा इसके पूर्व किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक परीक्षा पास कर लिया होना चाहिए, ठीक है। वो 1/8/2020 का सर्टिफिकेट होना चाहिए, 1/8/2020 के पहले का, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। उम्र की बात की जाए तो उम्र तो आप पहले भी जानते हैं कि सामान्य कोटि के पुरुषों के लिए 20 वर्ष से 37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 20 वर्ष से 40 वर्ष, आरक्षित कोटि के पिछड़ा वर्ग में अत्यंत पिछड़ा वर्ग के महिलाओं के लिए 20 से 40, ठीक है। एवं अनुसूचित जाति और जनजाति की बात करें तो वही 2 साल ज़्यादा है, इसका 20 से 42 है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपको पूरी डिटेल बता रहा हूँ। ऊंचाई की बात की जाए तो आपको जो ये जनरल कैटेगरी के जो आते हैं पुरुष, उनकी ऊंचाई आपको 1.65 सेंटीमीटर, अत्यंत पिछड़ा वर्ग अनुसूचित जाति में जनजाति के लिए 1.60 चाहिए आपको हाइट, और सभी वर्ग के जो महिला है उनको 1.55 सेंटीमीटर चाहिए और उनकी वजन जो है 48 किलोग्राम होना चाहिए, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। सिर्फ पुरुष के लिए ही सिनाई जरूरी है, जो फुला करके आपको 81 सेंटीमीटर होना चाहिए, बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर और फुला करके 86 सेंटीमीटर होना चाहिए, ठीक है। अनुसूचित जाति एवं जनजाति के पुरुषों के लिए बिना फुलाए 79 सेंटीमीटर और फुला करके 84 सेंटीमीटर। लेकिन ध्यान रखें आप कि आपको 79 सेंटीमीटर बिना फुलाया है तो आपको फुलाने के बाद कम से कम 5 सेंटीमीटर आपको एक्सपेंड करना चाहिए चेस्ट। अगर नहीं करते तो आपको उसमें डिसमिस यानी कि डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे, ठीक है। तो इसका आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है। अब दौड़ की बात की जाए, जो शारीरिक दक्षता परीक्षा होती है, तो पुरुषों के लिए जो 1 मील की दौड़ होगी, यानी कि 1600 मीटर की दौड़ आपको 6.5 मिनट में, यानी कि 6 मिनट 30 सेकंड में पूरी करनी है। सिर्फ इसमें पास होना है आपको, इसके मार्क्स नहीं होती है। बिहार पुलिस की तरह इसमें कोई मार्क्स हासिल नहीं होता है, ठीक है। इसमें सिर्फ आपको पास कर जाना है, ठीक है। और जो महिलाओं की दौड़ होगी वो 1 किलोमीटर की दौड़ 6 मिनट में पूरा करना है, ठीक है। इससे अधिक अगर आप समय लेते हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिए जाओगे। ऊंची कूद की बात की जाए तो पुरुष के लिए 4 फीट, और ऊंची कूद जो है पुरुष के लिए कितना है वो 4 फीट है और महिलाओं के लिए 3 फीट, ठीक है। लंबी कूद की बात की जाए पुरुषों के लिए 12 फीट और महिलाओं के लिए 9 फीट लॉन्ग जंप जो होती है उसको लिए, ठीक है। गोला फेंकने की बात की जाए तो 16 पॉइंट की गोला, यानी कि 16 पॉइंट की गोला आपको जो 16 फीट फेंकना है, ठीक है। और महिलाओं के लिए 12 पॉइंट की गोला 10 फीट फेंकना है। तो इस प्रकार आप इसको याद रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे कोटिवार जो है, यहाँ पे आपको सीट के बारे में बताया गया है। अनुसूचित जाति में जो आपके सीट की संख्या है पुरुषों के लिए वह 333 है, महिलाओं के लिए 124 है। अनुसूचित जनजाति में आपको 17 ST में और महिलाओं में 6 है। अत्यंत पिछड़ा वर्ग यानी कि OBC में 387 और 147 महिला के हैं, पुरुष में पिछड़ा वर्ग। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। टोटल कितना है 1998 पोस्ट है और यहाँ पे 683 पोस्ट महिला के लिए है, ठीक है। तो इस प्रकार आप इसको देख सकते हैं। कुल जो हो गया आपको 1998। तो इस प्रकार आप पूरा प्रक्रिया को आराम से देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपको एक और ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ जो आपको मालूम हो, जो एक्स सर्विसमैन है उनको भी इस चीज़ को खास करके ध्यान रखना है, ठीक है।
कि आपकी जो भी सर्विस जो आप रिटायर किए हैं उनसे रिलेटेड मैं बता दे रहा हूँ कि इसमें आप पूरी प्रक्रिया जान ले तो आपको अच्छा रहेगा, आपके लिए बेटर रहेगा। जो भी अभ्यर्थी अगर परीक्षा में गलत अपना डॉक्यूमेंट्स फिलअप कर देते हैं तो उनको कोई भी शुल्क वापस नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आप इसमें देखिए, मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप उससे संतुष्ट हो जाए, ठीक है। देखिए मैं आपको यहाँ पे आप पूरी प्रक्रिया जो है आपको देखिए यहाँ पे। और ख़ास करके एक बात और ध्यान रखना है कि पंजीकरण जो आप कर रहे हैं उस समय जो एक वैध मोबाइल फ़ोन नंबर देना है, ठीक है। और ईमेल आईडी भी आपको अच्छा देना है ताकि आपको समय समय पर नोटिफिकेशन मिलता रहे, आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और ये अपने जो दे रहे हैं अपना मोबाइल फ़ोन और आईडी जो ईमेल आईडी दे रहा है उसको हमेशा रखना है, उसका पासवर्ड वगैरह अपने दिमाग में रखना है लिख करके, ठीक है। तो इसका आपको खास करके ध्यान रखना है, ठीक है, ठीक है। और जो भी लोग जैसे एक्स सर्विसमैन है तो उनको भी देखिए, कोई भी आदमी है वो श्री या डॉक्टर का उपाधि जो भी होता है वो नहीं लगाएंगे, ठीक है। डायरेक्ट अपना जो नाम है वहीं फिलअप करेंगे, ठीक है। इसका आपको खास करके ध्यान रखना है। देखिए मैं आपको बता देता हूँ, जो भी आपको एक्स सर्विसमैन है उनको जो छूट लेना चाहते हैं तो वो अपना यस का निशान दिया रहेगा फॉर्म में, उसको भी डालना है। जो बिहार गवर्नमेंट का कोई कर्मचारी है तो उनको भी यस का निशान के टिक मारना है ताकि आपको उसमें छूट मिल सके, ठीक है। यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है कि उम्र से रिलेटेड तो आपको मैंने पहले ही बता दिया हूँ। एक सर्विसमैन के बारे में जो है उसको, जो भी सर्विसमैन एक सर्विसमैन उन्हीं को जो छूट मिलेगी जो जिनका रिटायरमेंट जो है, जो एक्सपायरी डेट हो 1/1/2020 के पहले का होना चाहिए, ठीक है। 1/1/2020 के पहले का होगा तभी आप इस पर टिक मारिएगा, ठीक है। अब इस प्रकार मैंने आपको बता दिया हूँ। आपको और भी जो मेन चीज़ है उसको मैं आपको बतला देता हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने बहुत ही खुशखबरी है आपके लिए कि आप देखिए यहाँ पे जो मैंने पहले ही बताया था ST/ST के लिए 400 रुपये, महिला पुरुष के लिए, और EBC OBC जनरल जो भी हो उनके 700 रुपये लगेंगे, ठीक है, महिला पुरुष दोनों के लिए, ठीक है। और फॉर्म जो आप भर रहे हैं तो आप में ख़ास करके ध्यान रखना है कि आपका जो फ़ोटो और सिग्नेचर, ठीक है, फ़ोटो और साइन जो होता है आपका, ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है इसमें, ठीक है। इसी के कारण आपका जो होता है फॉर्म रिजेक्ट हो जाता है या फिर बाद में प्रॉब्लम हो जाती है। तो इसको आपके खास करके ध्यान देना। देखिए यहाँ पे देना सबमिट करने के बाद पंजीकरण फॉर्म में कोई परिवर्तन नहीं किया जा सकता है, ठीक है। इसलिए भुगतान करने से पहले आवेदक को सभी विवरणों की जांच करनी चाहिए। जो भी आप फॉर्म भर रहे हैं उसको अच्छा से पढ़ लें। अगर आप फॉर्म गलत कर लेते हो तो वहाँ पे प्रक्रिया है जो मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे तो आपका पैसा जो कट जाती है, अगर जो वेबसाइट पे होता है कि कभी कभी लिंक स्लो चलता है, पैसा कट जाता है, फॉर्म नहीं डलता है, तो आपको 7 दिन के बाद ही पैसा रिटर्न की जाएगी, ठीक है। इसके लिए आपको कोई जिम्मेदार BPSC नहीं लेगी, ठीक है, कोई जिम्मेवारी नहीं लेगी। इसलिए आप अच्छा से देख ले, स्लो साइट चल रहा है तो उसमें फॉर्म ना डालें। फॉर्म ऐसे कट जाते हैं पैसे तो फिर 7 दिन बाद लौटा दिए जाएंगे, लेकिन जिन भाई बंधुओं के पैसे की दिक्कत है उनको तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो इस प्रकार आप उसको देख करके फॉर्म डालें। और देखिए यहाँ पे मैंने आपको पहले ही बता दिया हूँ कि कैंसिल का बटन भी दिया रहेगा। अगर आप फॉर्म गलत भर दिया, सबमिट पर क्लिक करने के बाद आवेदक के विवरण और कैंसिल रजिस्ट्रेशन बटन दिखाई देंगे, तो इस पर आप आकर के आप अपना जो भी कैंसिल कर करके जो पैसा कट गया वो तो रिटर्न नहीं आएगा, ठीक है। इस वेबसाइट के जरिए http://apply.bpssc.com पे जा कर के आप फिर से आप जो फॉर्म आप गलत पंजीकरण कर लिए तो फिर से पंजीकरण कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए आपको देखिए यहाँ पे दिया गया कि कोई आवेदन के लिए जो शुल्क है वो लौटाई नहीं जाएगी, ठीक है। जो कट गया वो कट गया, गलती आपकी है तो सज़ा आपको ही भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए आप उसको बहुत ध्यान से फॉर्म भरें, ठीक है। और आप उसको जो भी चीज़ आपको मिल रहा है उसको अपने पास रखें। उसको अवैध रूप से जो होता है, आदमी बहुत सारे होते हैं कि जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म डालते हैं उनको भूल जाता है, खो जाता है, इसको आपको बहाली के समय बहुत ज़रूरी पड़ेगी, ठीक है भाई। तो आप इसका ध्यान रखें। मैंने आपको इस प्रकार पूरा PDF जो पूरी जानकारी है मैंने दे दिया हूँ। तो इस प्रकार आप जाकर अपने नज़दीकी साइबर कैफ़े में आप तुरंत इस फॉर्म को डालें। पहले ही अटैम्प्ट में आप फॉर्म डाल दें ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। तो इस प्रकार मैंने आपको पूरा जितनी भी प्रक्रिया मैंने बता दिया हूँ। और इस प्रकार का वीडियो पाने के लिए मेरे चैनल पर जुड़े रहे। जय हिंद, जय भारत।